for class 12. This is English class for you. And today we are going to start the poetry section. आज हम poetry section से पढ़ेंगे दूसरी पोएम. पहली पोएम थी आपकी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. आज हम दूसरी पोएम स्टार्ट करेंगे. ये है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज बाय टॉमस कैरियो. टॉमस कैरियो एक कैवेलियर पोएट के रूप में जाने जाते हैं. कैवेलियर आपके लिए एक नया टर्म है. इंग्लैंड में जब किंग चार्ल्स का शासन था तो उस समय जो पोएट्स होते थे उनका एक ग्रुप था जिन्हें कि कैवेलियर पोएट्स कहा जाता था. टॉमस कैरियो वाज वन ऑफ देम एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज शॉर्ट पोएम्स. ही हैज रिटन वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स. आज उन्हीं पोएम्स में से एक पोएम हम पिकअप करने जा रहे हैं. इसका नाम है द ट्रू ब्यूटी. व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द थीम. ट्रू ब्यूटी यानी वास्तविक सुंदरता. हम इस पोएम में ये देखने जा रहे हैं कि पोएट का क्या व्यू है इस बारे में कि व्हाट इज ट्रू ब्यूटी. ब्यूटी यानी सौंदर्य. सुंदरता कई प्रकार की हो सकती है. द वन दैट यू सी एंड द वन दैट यू फील. एक सुंदरता वो हो सकती है जो आपको दिखाई देती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है. वो फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं किसी के. किसी की आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, उसके फीचर्स बहुत सुंदर हो सकते हैं, देखने में वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है. समथिंग दैट यू सी, वो फिजिकल ब्यूटी है. लेकिन देयर इज ऑल्सो ब्यूटी दैट यू फील. मे बी इट्स नॉट विजिबल टू यू. हो सकता है कि बाहरी तौर पे वो आपको नजर ना आए, लेकिन वो एक व्यक्ति का आंतरिक सौंदर्य है, इनर ब्यूटी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, माइंड एंड सोल. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी. तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने दो तरह की ब्यूटीज की बात की है. द वन इज फिजिकल ब्यूटी, द अदर वन इज स्पिरिचुअल ब्यूटी. एंड देन ही सेज व्हाट ही लाइक्स मोर. वो क्या है जो दूसरे से बेहतर है, दोनों की उसने तुलना की. तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रीड दिस पोएम. अगर आपके पास बुक्स हैं आप उसमें पढ़िए, नहीं है तो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं. यहाँ पर पोएम लिखी हुई है. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must fade away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. So we will start with the first stanza. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires. यहाँ पर ही कौन है? He is a lover. और ये बात की जा रही है कि वो अपनी beloved में जिस महिला को पसंद करता है उसकी कौन सी क्वालिटीज को पसंद करता है. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires. वो जो कि अपनी बिलवेड के रोजी चीक को पसंद करता है, उसके गाल रोज की तरह है, पिंकिश है. और अ कोरल लिप एडमायर्स. एडमायर का मतलब होता है टू प्रेज, टू लाइक समथिंग. जब आप किसी को एडमायर करते हैं दैट मीन्स यू लाइक दैट थिंग. तो यह वो जो कि कोरल लिप को पसंद करता है. कोरल होता है एक रत्न. हिंदी में उसे मूंगा कहते हैं. इट इज रेडिश इन टोन. इसका रंग लाल होता है. तो वो जो कि अपनी प्रेमिका के रोजी चीक्स को पसंद करता है या उसके लाल होठों को पसंद करता है, उसकी पसंद ये है. और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. इस पोएम में जब आप पढ़ेंगे
तो लव इज प्रेजेंटेड एज अ फ्लेम, और वो लव जिन चीज़ों पर आधारित है, जिन चीज़ों से वो अराउज होता है और जिन चीज़ों से वो मेंटेन होता है, बना रहता है, उन क्वालिटीज़ को पोएट ने फ्यूल का नाम दिया है। ये है फ्यूल। व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल होता है वो चीज़ जो कि किसी चीज़ को गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो वो चलती रहती है। एक लैंप जलाएंगे, एक दिया जलाएंगे, तो उसमें फ्यूल क्या है? फ्यूल इज ऑयल। और वो ऑयल लैंप कब तक जलेगा? जब तक कि उसमें वो ऑयल बना रहेगा। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। तो वो जो कि या तो रोजी चीक्स को पसंद करता है, या उसको अपनी बिलवड के रेड लिप्स बहुत पसंद है, या वो उसकी स्टार लाइक आइज यानी उसकी जो चमकीली आंखें हैं तारों जैसी, उसमें तलाश करता है वो फ्यूल जिससे कि उसका प्रेम बना रहे। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। फायर जो है वो लव है। लव इज अ फ्लेम। उस फ्लेम को बने रहने के लिए फ्यूल की जरूरत है। यहाँ पर इफ यू कैन सी ऑल दीज आर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिलवड। यहाँ पर लवर जो है उसको क्या चीज़ें पसंद है? उसके गाल, उसके होंठ, उसकी आईज। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रेम का फ्लेम है, जो प्रेम की अग्नि है, उसको बनाए रखने के लिए फ्यूल क्या है? द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द बिलवड। जो उसकी प्रेमिका है उसकी शारीरिक सुंदरता ही इस प्रेम का फ्यूल है। जब तक ये रहेगी तब तक ये प्रेम जरूर बना रहेगा। डथ। डथ इज ओल्ड इंग्लिश। ये ओल्ड यूज है। इसका मीनिंग होता है डज। आजकल की इंग्लिश में जिसको आप डज कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश में इसको डथ कहते हैं। जैसे डाई, दाऊ, दाइन, इस तरह के पुराने यूजेस हैं, उसी तरह डथ है। और सीक का मतलब होता है टू सर्च, प्राप्त करने की कोशिश करना, ढूंढना, खोजना। तो वो जो कि अपनी बिलवड के रोजी चीक्स को पसंद करता है, या कोरल लिप्स को पसंद करता है, उसके लाल होठों को पसंद करता है, या जिसको अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए फ्यूल कहाँ से चाहिए? जो उसकी फ्यूल को उसकी सितारों जैसी चमकीली आंखों में ढूंढता है। As old times makes these decay, so his flames must fade away. ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल ब्यूटी है, ये फिजिकल एस्पेक्ट है, एंड दीज एस्पेक्ट्स आर ephemeral. This is a new word for you. Ephemeral. Ephemeral का मतलब होता है नश्वर चीज़ें, वो जो कि शॉर्ट लिव्ड हैं, जो टेम्परेरी हैं, जो कुछ समय के लिए हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये एफिमरल हैं, ये फॉर टाइम बीइंग है। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डिके। जब समय बीतेगा तो निश्चित रूप से समय इन चीज़ों को डिटेरियोरेट कर देगा। डिके का मतलब होता है क्षय होना, धीरे धीरे समाप्त होते चले जाना। ये चीज़ें समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट फेड अवे। और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली द फ्लेम ऑफ लव विल फेड अवे। प्रेम को यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इट इज अ फायर एंड इट नीड्स फ्यूल टू गो ऑन। अब यहाँ प्रेम जो है वो फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड कर रहा है, एंड फिजिकल ब्यूटी इज एफिमरल, फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। सो व्हेन द टाइम विल पास, जब समय बीतेगा, ऑल एफिमरल थिंग्स, ऑल वर्ल्डली थिंग्स, जो भी ये एफिमरल थिंग्स हैं, जो हमारी सांसारिक चीज़ें हैं, दे आर बाउंड टू डिके एंड डाई। ऑन वन डे दे हैव टू एंड। तो ये इन्हें तो एक दिन धीरे 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 खत्म होके समाप्त होना ही है। एंड ऑन दैट डे, और जब ऐसा होगा, ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डिके, जब ऐसा होगा कि समय के बीतने के साथ इनका क्षय होगा, तो चूंकि प्रेम जो है वो इन्हीं पर आधारित है, इसका फ्यूल ही
ही ये है, तो जब फ्यूल खत्म होने लगेगा तो ये फायर भी खत्म हो जाएगी। एज आई टोल्ड यू, अगर आप एक दिया जलाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, तो वो दिया तभी तक जलेगा जब तक कि उसमें ऑयल बचा हुआ है। जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो दिए को बुझ ही जाना है। दिस लव इज दैट लव विच इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल ब्यूटी। इस लव को सर्वाइव करने के लिए फिजिकल ब्यूटी की ज़रूरत है। फिजिकल ब्यूटी जो है जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन ये लव भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। बट a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires। यहाँ पर हम फिजिकल ब्यूटी को देख चुके, उस पर डिपेंडेंट लव जो है वो भी जैसे फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड है वैसे ही फिजिकल ब्यूटी पे डिपेंडेंट लव भी शॉर्ट लिव्ड है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज, बट a smooth and steadfast mind। What is steadfast? Steadfast means दृढ़ता, जो चीज़ें फर्म है, जो अपने आप में फर्म है, जो जहाँ पर एटीट्यूड बदल नहीं जाएगा। If you want love, if you want true love, the true love is always firm in its nature। वो रोज रोज अपना माइंडसेट बदलता नहीं है, वहाँ पर एक दृढ़ता होती है एटीट्यूड की। एंड दिस इज फ्रॉम वेयर लॉयल्टी कम्स। जब मस्तिष्क में एक दृढ़ता होती है, हम इनको पसंद करते हैं और वहीं पर हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, देन ओनली दैट लव इज परमानेंट। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन वो प्रेम जहाँ पर कि मस्तिष्क जो है वो फिकल माइंडेड नहीं है, रोज रोज चेंज नहीं होता, वेयर देयर इज अ फर्म एटीट्यूड एंड लॉयल्टी, जहाँ पर किसी भी तरह का उथल पुथल नहीं है, एक शांत दिमाग है और एक दृढ़ता है अपने लव के लिए। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, जो उस मस्तिष्क में नोबल थॉट्स हैं, जिसमें बहुत तुच्छ बातें, तुच्छ विचार नहीं भरे हुए हैं, एक ऐसा मस्तिष्क जो कि नोबल थॉट से भरा हुआ है। एंड काम डिजायर्स, डिजायर्स हमारे इमोशंस, हमारे पैशंस। सो समवन हु इज नॉट गाइडेड बाय हिज पैशन, समवन जिसके की पैशंस जो हैं वो अनकंट्रोल्ड नहीं। यहाँ पर काम जो है बड़े पॉजिटिव सेंस में लिया गया है, पीसफुली, जहाँ पर लेकिन जब आपके पास एक ऐसी प्रेमिका हो, जब आपका बिलवेड एक ऐसा हो जिसके पास एक शांत स्थिर चित्त हो, जिसके अंदर लॉयल्टी हो, एक क्वालिटी ऑफ लॉयल्टी हो, फर्म एटीट्यूड है, जिसका मस्तिष्क सबलाइन थॉट्स से भरा हुआ है। सबलाइन का मतलब होता है नोबल, जो कि बहुत उच्च श्रेणी के विचार हैं, वहाँ से भरा हुआ है, जिसके पैशंस भी बहुत संतुलित हैं, कंट्रोल्ड हैं, काम डिजायर्स हैं, इमोशंस भी उनके कंट्रोल में हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। द लव इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ये वन साइडेड लव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत समर्पित है, डेडिकेटेड है, एंड दैट डेडिकेशन इज नोवेयर ऑन द अदर साइड, दूसरे के मन में वो समर्पण नहीं है, ऐसा नहीं है। जब इक्वल लव से दोनों लोग बंधे हुए हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तब ये जो क्वालिटीज हैं, किंडल का मतलब होता है टू इग्नाइट, अराउज करना, किसी चीज को प्रज्वलित करना, इग्निशन का किंडल माने होता है टू इग्नाइट करना। तो ये जो क्वालिटीज हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रेम को एक फ्लेम के रूप में देखा गया है। तो इन क्वालिटीज से जो फ्लेम उत्पन्न होती है लव की, प्रेम की, इट इज नेवर डाइंग, इट इज इटर्नल, इट इज परमानेंट। ये जो प्रेम होता है ये इटर्नल होता है, ये इसकी तरह एफिमरल नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है। तो यहाँ पर जब हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे थे तो हमने एक टर्म यूज़ किया, फिजिकल ब्यूटी इज एफिमरल, फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी ब्यूटी की बात कर रहे हैं? दिस इज स्पिरिचुअल ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, माइंड एंड हार्ट। ये स्पिरिचुअल ब्यूटी है
और ये इटर्नल है। नाउ दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी। इटर्नल, एफिमेरल, समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव्ड, इटर्नल दैट नेवर कम्स टू एन एंड। ये एक व्यक्ति की इनर क्वालिटीज हैं जिस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ब्यूटी जो है ओल्ड टाइम, जब समय बीतता जाता है तो ये बाउंड टू डिके है, इसमें कमी आनी ही आनी है, धीरे धीरे ये घटती ही जाएगी। और अगर लव इन्हीं पर डिपेंडेंट है, अगर उसका फ्यूल ही यही है, तो जैसे वो फ्यूल खत्म होगा ये लव समाप्त हो जाएगा, समाप्ति की ओर बढ़ेगा। दिस ब्यूटी इज इटर्नल। ये स्पिरिचुअल ब्यूटी है जो कि अमर है, जिसका कि कभी अंत नहीं होता और जिसका कि उम्र से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति के आंतरिक गुण हैं। जब आप किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों से प्रेम करेंगे, शारीरिक सुंदरता से प्रेम करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा एक संभावना है कि वो परिवर्तित हो सकता है, वो कम हो सकता है। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पसंद करेंगे तो वो प्रेम कभी कम नहीं होगा। इट विल किंडल नेवर डाई। दिस फ्यूल, ये भी क्वालिटीज जो है वो फ्यूल है, लेकिन इस फ्यूल से जो फायर है, जो फ्लेम है, उसका कभी अंत नहीं होना है। These are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. And now the poet is saying, if there is a love where a spiritual beauty is lacking, अगर हम ऐसा प्रेम कर रहे हैं जिसमें कि स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, जहाँ हम व्यक्ति के आंतरिक गुणों को नहीं पसंद करते, बल्कि हमारा सारा प्रेम निर्भर है कि वो व्यक्ति दिखता कैसा है, उसके फीचर्स कितने सुंदर हैं, तो आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स टू हेट, डिसलाइक करना, हेट्रेड। अगर किसी प्रेम में ये स्पिरिचुअल ब्यूटी लैक करती है, वहाँ पर इसका अभाव है, तो आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। तो बिलवेड के फिजिकल फीचर्स कितने भी सुंदर हों, चाहे कितने भी लवली चीक्स हों, कैसे भी कोरल लिप्स हों, कितनी भी स्टार लाइक आईज हो, आई डिस्पाइज दैट लव। मैं उस लव को रिफ्यूज करता हूँ, मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ। फॉर मी द लव दैट शुड बी चेरिशेबल, द लव दैट शुड बी एडमायर्ड इज द लव दैट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड नॉट ऑन द फिजिकल ब्यूटी। ये एक बहुत छोटी सी पोएम थी, 12 लाइन की, बट इफ यू कैन सी दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग, दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग। और छोटी सी ही पोएम में उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बात कह दी कि जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम अपने आप में इट इज समथिंग विच इज इटर्नल। प्रेम नश्वर नहीं होता है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम अपने आप में एक बड़ी डीप फीलिंग होती है। सो दैट लव, इफ इट इज कनेक्टेड विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लव, अगर वो लव जो है वो फिजिकल चीज़ों पर डिपेंडेंट होगा, तो फिर वो ट्रू लव भी नहीं हो सकता। एंड दिस ब्यूटी इज ऑल्सो नॉट ट्रू ब्यूटी। द ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज दिस ब्यूटी, दैट इज स्पिरिचुअल। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम इसके सेंट्रल थीम को डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल थीम, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी। ब्यूटी सौंदर्य तो है, लेकिन उस जो सौंदर्य के जो दो एस्पेक्ट हम देखते हैं, उस सौंदर्य में से कौन सच्चा है और कौन ऐसा है जो सिर्फ दिखता है लेकिन वास्तविक नहीं है। तो कवि ने इसमें इस पोएम में उन्होंने दो तरह की ब्यूटी की बात की, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। कवि ये कहते हैं कि प्रेम अगर हमारे शारीरिक सौंदर्य पर आधारित है, अगर वो इसको देखकर हो रहा है, अगर हम बिलवेड के फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखकर उन्हें लव करते हैं, देन ये जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ एफिमेरल हैं, ये नश्वर है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इनमें कमी आती है, और चूँकि लव किसी पर, वो प्रेम जो है वो अपने आप को इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से मेंटेन करता है, इसलिए वो लव भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है और वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम
वास्तविक सौंदर्य की बात करते हैं तो वास्तविक सौंदर्य वो है जो कि बाहरी चीज़ों पर नहीं टिका हुआ है, जो कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों पर आधारित है। आंतरिक गुण वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं। हो सकता है वो बाहर से ना दिखे, बाहर से वो बहुत अट्रैक्टिव ना हो, बट इफ़ ही हैज़ अ ब्यूटीफुल माइंड, इफ़ ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट, तो उसको उस क्वालिटीज़ को देखकर जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, वो प्रेम भी इटर्नल हो जाता है। इन द एंड ही सेज कि मैं पसंद करता हूँ प्रेम के उस फॉर्म को जो कि स्पिरिचुअल ब्यूटी से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी की स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखकर उससे प्रेम करते हैं तो मैं उसी फॉर्म को पसंद करता हूँ। और अगर हम कोई ऐसा प्रेम है जो कि जिसमें कि स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ लैकिंग है, तो फिर वहाँ पर कितना भी शारीरिक सौंदर्य हो, मैं उस सौंदर्य को महत्व नहीं देता हूँ। फॉर मी दैट ब्यूटी इज़ नथिंग। फॉर मी द बेस्ट पार्ट, द मोस्ट चेरिशेबल फॉर्म इज़ द स्पिरिचुअल ब्यूटी। नाउ जब आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, देखिए हिंदी में आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए बताया जाता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन आपको इसका कभी ट्रांसलेशन नहीं करना होता है। ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना होता है और सेंट्रल आइडिया भी इंग्लिश में ही लिखना है। सो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें और उसके बाद सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, लैंग्वेज अपनी यूज़ करें, छोटे छोटे से सिंपल से सेंटेंसेस बनाएं। यू नीड नॉट मेक वेरी लिटरेरी सेंटेंसेस, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि गलती हो। आप इस चीज़ को समझिए और फिर उसके बाद अपनी भाषा में साधारण से इंग्लिश के छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाएं और फिर बना के इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखें और इसके सेंट्रल आइडिया को अटेम्प्ट करें। इन शॉर्ट, दिस पोएम द ट्रू ब्यूटी टेल्स यू अबाउट द poet's idea about the true form of beauty. He talks about two kinds of beauty. One is the physical one, the other one is the spiritual one. The physical one tells that there may be beautiful features, but the love that is dependent on this form of beauty is as short-lived as this beauty is. When this beauty comes to an end, the love is also bound to end. But the love that is dependent on the spiritual form of beauty, the spiritual beauty is the inner beauty, the beauty of your mind and soul, the characteristics that you have inside. The inner beauty, the love that is based on inner beauty, that is eternal as this beauty is. The love also never comes to an end and this beauty also never comes to an end. अब आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने के लिए पहले इन 6 लाइन्स का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद आप इसे भी अटेम्प्ट करें, कोशिश करिए और जब आप करिए इसे और फिर उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया अटेम्प्ट करें। सेंट्रल आइडिया आप 60 से 70 शब्दों के बीच में लिखिए। उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि इसमें पोएट ने इमेजेस का यूज़ कितने ब्यूटीफुली किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार लाइक आइज लिखा हुआ है, द आइज ऑफ द बिलोवेड हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स। नाउ व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज दिस? दिस इज सिमिली। सो when you write the central idea, you write the name of the poem and the poet, and then you write the central theme of the poem, but along with that you should also write कि इसमें किस तरह की इमेजेस का यूज़ हुआ है, द राइटर ने क्या राइमिंग स्कीम यूज़ की है, इस तरह की चीज़ों को आप लिखें। ये पोएम आज हमने समाप्त की है। अब आप इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया अटेम्प्ट करें अपने शब्दों। Okay, now you can see the rhyming scheme of this poem. What is rhyming scheme? Which lines are rhyming together? Now you see, cheek rhymes with seek, and here admires rhymes with fires.
सो अगर मैं कहूँ कि ये चीक का जो साउंड है वो ए है, तो चीक इज rhyming with seek, that means the first and third line are rhyming together, then second and fourth lines are rhyming together, तो इसको हमने कहा A B. फिर decay is rhyming with away. Why have I written seek? Because this is a different sound. seek चीक एक अलग साउंड है जिसके लिए A यूज किया, admire एक अलग साउंड है जिसके लिए B यूज किया, and decay is another sound, that's why I have written C. So the rhyming scheme of this stanza is A B C C, and the same rhyming scheme has been used in the second stanza also. Now you see, mind rhymes with combine, desires rhymes with fires, and then despise rhymes with eyes. So again, the rhyming scheme that has been used is A B C C. When you write central idea, point out the rhyming scheme. If you remember, you can write it. अगर आपको याद रहे, वैसे अगर आपको बहुत छोटी सी पोएम है, इसे याद कर ले, बहुत सुंदर पोएम भी है, और फिर आप इसकी rhyming scheme को अपने central idea में लिख सकते हैं. Here is a glossary for you. कुछ नए words जो कि इसमें use हुए थे, जैसे कि और कोरल लिप एडमायर्स. यहाँ कोरल जैसा कि मैंने बताया एक रत्न होता है, हिंदी में इसको मूंगा कहते हैं, एंड इट्स कलर इज रेड. एडमायर का मतलब होता है टू प्रेज और टू लाइक, किसी को पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को पसंद करना. डथ, ये डज है, ये ओल्ड इंग्लिश में जिसे डथ कहते थे, ये आप इसे डज कहते हैं. सीक का मतलब होता है टू सर्च. जब कोई किसी, ये जो लवर है, he searches for fuel in the star-like eyes of the beloved. वो अपना फ्यूल कहाँ ढूंढ रहा है, उसकी आंखों में ढूंढ रहा है. टू सर्च, सीक मतलब टू सर्च. डिके का मतलब टू गेट डिक्रीज, जब धीरे धीरे कम होते चले जाना. हिंदी में आप इसे कहते हैं क्षय होना. तो ये फिजिकल ब्यूटी है जो कि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है. टू गेट डिक्रीज, टू गेट डिमिनिश, और जो कि अगली ही लाइन में लिखा हुआ है टू फेड अवे, धीरे धीरे घट जाना. स्टेडफास्ट का मतलब होता है बहुत ही दृढ़, इंग्लिश में फर्म, जो कि ट्विंडल नहीं करता है, फिकल माइंडेड नहीं होता है. फिकल माइंडेड का मतलब होता है जो कि हर समय बदलता रहे, ये उसका ऑपोजिट है. स्टेडफास्ट, फर्म, जो कि दृढ़. किंडल का मतलब होता है टू इग्नाइट, हिंदी में आप इसे कहेंगे प्रज्वलित करना, जो किसी चीज को इग्निशन दे, उसको जलाए, उसको ऊर्जा दे, वो है किंडल. एंड देन डिस्पाइज का अर्थ है टू हेट, टू डिसलाइक. द पोएट सेज इन द एंड, I do not like that love which is based on physical beauty, that short-lived beauty. And if someone loves a lady or a person just because of her physical features, then I despise, then I hate that kind of love, even though the person is very beautiful. I don't pay any attention to the lovely cheeks or lips or eyes. For me, the most important thing is the inner beauty of that person. So I hope कि ये explanation आपके लिए useful होगा. अब आप इसका explanation और central idea अपने शब्दों में simple English में